हाँ तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और उनकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक है, इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक का क्या बेसिक यूज है, मतलब क्यों पढ़ते हैं इसे। तो याद रखना, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन और एलिमेंटल एनालिसिस, इन दोनों को हम आसानी से मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कौन कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, सभी एलिमेंट्स को तो अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको अपन आसानी से इस टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए बेस्ट टेक्निक है आज की डेट में, वो भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। हम ध्यान से देखेंगे तो देखो, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड आता है तो याद रखना, वहां कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज होता है, लेकिन जो स्पेक्ट्रोमेट्री वर्ड है उसमें हम जो भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे किसी मॉलिक्यूल के, उनके मास का मेजरमेंट करेंगे, और जो मास का मेजरमेंट है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, इसकी दो मेन एप्लीकेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन और एलिमेंटल एनालिसिस। अब देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मतलब इस टेक्निक में हम कैसे किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में एक आयोनाइजेशन चेंबर होता है। उस आयोनाइजेशन चेंबर में हम जिस पदार्थ का एनालिसिस करते हैं, उस पदार्थ को उस आयोनाइजेशन चेंबर में इंजेक्ट कर देते हैं और उस पदार्थ को गैसियस फेज में ला करके हम उसके ऊपर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बोmbardment करते हैं। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का जब दिए गए पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के ऊपर बोmbardment होता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन्स जब टकराते हैं तो उस मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी उस मॉलिक्यूल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सिंपल सी भाषा में अपन ये समझे कि मान लो अपने पास है एक कांच की बड़ी बॉल है, और उस कांच की बड़ी बॉल को कहीं पर रख करके उसके ऊपर अपन किसी लोहे की बॉल का प्रहार करें, जोर से मारें, और उस कांच की बॉल के टुकड़े हो जाएंगे। तो एक तरह से क्या हो गया, उस कांच की बॉल का फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन। जब मॉलिक्यूल्स का फ्रेगमेंटेशन होता है तो कई प्रकार के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, आयनिक और नॉन आयनिक। यानी हमारे को फ्री रेडिकल्स भी मिलते हैं, हमारे को कैटाइंस भी मिलते हैं, हमारे को एनाइंस भी मिलते हैं, हमारे को रेडिकल कैटाइंस भी मिलते हैं, हमारे को रेडिकल एनाइंस भी मिलते हैं। लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट करता है, उन्हीं फ्रेगमेंट्स का मास मेजरमेंट करता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अर्थात जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो या तो कैटाइंस को डिटेक्ट कर पाएगा या फिर रेडिकल कैटाइंस को डिटेक्ट कर पाएगा, अर्थात जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो लास्ट में एक प्लेट होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर सिर्फ वही पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर के आते हैं, गिरते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब उस प्लेट के ऊपर ये पार्टिकल्स जाकर के टकराते हैं, फ्रेगमेंट्स जाकर के जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर एनालाइज करके हमारे को एक ग्राफ देगा जिसे हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। मास स्पेक्ट्रम दो चीजों के बीच में आरेखित किया जाता है, जिसमें जो वर्टिकल एक्सिस है अपने पास, उस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम क्या लेते हैं, रिलेटिव अबंडेंस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है अपने पास उसके ऊपर हम m/z वैल्यू लिखते हैं। m/z का मतलब जो भी फ्रेगमेंट है उसका मास डिवाइडेड बाय उस फ्रेगमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरह से जो मास स्पेक्ट्रम है वो दो चीजों का ग्राफ है, रिलेटिव अबंडेंस और m/z वैल्यू। अब अपन एक ग्राफ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास
एथिल आयोडाइड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एथिल आयोडाइड लेंगे, जो उसकी वेपर फेज है, उस वेपर फेज के ऊपर हम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करेंगे, और ये प्रोसेस कहाँ संपन्न होगा, आयोनाइजेशन चेंबर में। जब एथिल आयोडाइड के ऊपर ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो इसके कई प्रकार से टुकड़े होने की संभावना है। तो मान लीजिए जैसे ये अपने पास CH3CH2I एथिल आयोडाइड है, तो क्या क्या फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। देखो यहां से फ्रेगमेंटेशन हो जाए, यानी यहां से टुकड़े हो जाए, तो यहां से टुकड़े हो जाए तो हो सकता है एथिल फ्री रेडिकल बन जाए और आयोडाइड के ऊपर क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज, यानी आयोडोनियम आयन बन जाए, या हो सकता है आयोडाइड फ्री रेडिकल के रूप में निकल जाए और हमारे को एथिल कैटायन मिल जाए। एक संभावना यह भी है कि यहां से बॉन्ड टूट जाए, जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो हो सकता है CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी हमारे को मेथिल कैटायन मिल जाए, या हो सकता है हमारे को CH2I प्लस फ्रेगमेंट मिल जाए, यानी सभी फ्रेगमेंट्स मिलने की संभावना है। लेकिन याद रखना फ्रेगमेंटेशन का वो पाथ ज्यादा संपन्न होता है जिस पाथ से स्टेबल फ्री रेडिकल्स अथवा स्टेबल कैटायंस बनते हैं। तो मेथिल की बजाय तो अपना एथिल कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट। तो जो ये वाले फ्रेगमेंटेशन के चांसेस हैं वो ज्यादा है बजाय इस ब्लू वाले के। तो जब रेड वाली जगह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एथिल अपने पास कैटायन बनेगा अथवा आयोडोनियम आयन बनेगा, तो देखिए एथिल का जो मास होता है वो 29, और एथिल के ऊपर मैं एक पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, तो 29 डिवाइडेड बाई 1 ये m/z है, तो m29 और z1, यानी 29 के ऊपर हमें एक पीक प्राप्त हो रही है, ये वाली पीक प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से जो आयोडोनियम आयन आएगा अपने पास, उसकी भी अपने को 127 पे एक छोटी सी पीक मिल जाएगी। कितने पे? 127 पे। और ये भी चांसेस हैं कि जो एथिल आयोडाइड है उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही आगे चला जाए किस फॉर्म में, रेडिकल कैटायन की फॉर्म में। यानी ये एक तरह से ये पूरा का पूरा वही मॉलिक्यूल है, सिर्फ इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है जिसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया अपने पास, और इसका जब मास निकालते हैं तो इसका मास आता है 156 और चार्ज +1 है, तो m/z कितना हो जाएगा इसका, 156/1 इक्वल्स टू 156। तो 156 पे हमारे को एक पीक प्राप्त हो गई, किसकी, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की। 127 पे अपने पास किसकी पीक प्राप्त हो रही है, आयोडोनियम आयन की। 29 पे अपने पास एथिल कैटायन की प्राप्त हो रही है, और जो मेथिल कैटायन है उसकी कितने पे पीक प्राप्त हो जाएगी, 15 पे। अब हमने पहले ही देखा है कि रिलेटिव अबंडेंस और m/z, तो m/z इधर आ गया। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब ये होता है कि अपने पास जो टोटल फ्रेगमेंट्स बने हैं उन टोटल फ्रेगमेंट्स में से जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कितने परसेंट ये वाले फ्रेगमेंट्स बने हैं, कितने परसेंट ये वाले फ्रेगमेंट्स बने हैं, और कितने परसेंट ये वाले फ्रेगमेंट्स बने हैं। तो जिन फ्रेगमेंट आयंस की संख्या ज्यादा होगी उस पीक की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जिन फ्रेगमेंट आयंस की संख्या कम होगी उन पीक्स की इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो ये अपने को एक ग्राफ प्राप्त हो गया जिसे हम क्या कह रहे हैं, मास स्पेक्ट्रम। अब इस मास स्पेक्ट्रम में जो हाईएस्ट m/z वैल्यू है दैट इज 156। तो हाईएस्ट m/z वैल्यू
पर जो पीक आ रही है अपने पास उसे हम कहते हैं पेरेंट आयन पीक अथवा मोलिकुलर आयन पीक। पेरेंट आयन पीक अथवा मोलिकुलर आयन पीक, या शॉर्ट में अपन कह सकते हैं एम प्लस पीक, कैपिटल एम और राइट हैंड साइड में सुपरस्क्रिप्ट के रूप में प्लस चार्ज, एम प्लस पीक। तो हाईएस्ट एम बाई जेड वाली जो पीक है वो क्या कहलाएगी? एम प्लस पीक। अब एक मास स्पेक्ट्रम में हमें कई लाइंस प्राप्त होती हैं, तो जो सबसे ज्यादा इंटेंस लाइन है जिसकी अबंडेंस अपन 100% मानते हैं, उस पीक को अपन कहते हैं बेस पीक। और बेस पीक का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि जो दिया गया मॉलिक्यूल है उसके जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, उन फ्रेगमेंट्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल आयन बन रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही ये पीक होती है। तो जो सबसे इंटेंस पीक है उसे क्या कहेंगे? बेस पीक। जो हाईएस्ट एम बाई जेड पे पीक आ रही है उसे क्या कहेंगे अपन? एम प्लस पीक या पेरेंट आयन पीक अथवा मॉलिक्यूलर आयन पीक, और अन्य पीक्स भी इसमें प्राप्त होती हैं। इन पीक्स का एनालिसिस करके ही हम उसके मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये मास स्पेक्ट्रम की बात हो गई। ये एम प्लस पीक और बेस पीक मैं आपको बता चुका हूं। अब अपन पढ़ेंगे एलिमेंटल एनालिसिस के बारे में। देखो, एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब सिंपल सा ये है कि दिए गए कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनकी कितनी कितनी मात्रा है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन एटम्स की संख्या, इनका निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एलिमेंटल एनालिसिस में डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन, यानी दिए गए मॉलिक्यूल में क्लोरीन प्रेजेंट है या नहीं है, इसका निर्धारण अपन आसानी से कर सकते हैं। अब देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे को मेथिल क्लोराइड दिया है, और इस मेथिल क्लोराइड के 100 मॉलिक्यूल हैं। जब मेथिल क्लोराइड के हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो ध्यान रखना, नेचर में क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। तो जो 35 और 37 है, इनकी जो मात्रा है नेचर में, वो क्लोरीन 35 की 75% है और क्लोरीन 37 की 25% है। यानी ये 3:1 में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स। मैंने आपसे कहा मेथिल क्लोराइड के हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 75 मॉलिक्यूल्स होंगे मेथिल क्लोराइड के, उनमें क्लोरीन 35 होगा, और जो रिमेनिंग 25 मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें क्लोरीन 37 होगा। इसका मतलब जो CH3Cl है उसका जो मोलिकुलर वेट निकालेंगे अपन, कार्बन का 12, 3H है तो 3 और जोड़ दें 15, और ये अपन 35 वाला लें तो 50। और यदि क्लोरीन अपन 37 ले तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 52। इट मीन्स 100 मॉलिक्यूल्स में से 75 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास 50 है, और 25 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास 52 है। जब ये 100 के 100 मेथिल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स
आयोनाइजेशन चैम्बर से निकल करके उस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर जाकर टकराते हैं और जो मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, तो उस मास स्पेक्ट्रम में अपने पास क्या होगा, जो 50 वाले मॉलिक्यूलर मास, 50 वाले, मैं चार्ज इन सभी पे क्या मान के चल रहा हूं, प्लस, सिंगल प्लस। तो जो 50 मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी संख्या 75 है, और जो 52 वाले होंगे, 52 वाले, उन मॉलिक्यूल्स की संख्या 25 है। तो मान लीजिए 50 की पीक यहां पे है और मैं यहां पे 52 लिख दूं, तो यहां पर जो पीक्स प्राप्त होंगी, ये मैंने अभी आपसे कहा, बनने वाले फ्रेगमेंट आयंस की संख्या के प्रोपोर्शनल होती है इसकी इंटेंसिटी। तो जो 75 वाले हैं, अगर उनकी जो पीक आ रही है उसकी इंटेंसिटी यहां से अपन ये माने कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो इस 1 सेंटीमीटर का 1/3 आएगा यहां पर, यानी इस पीक की बजाय इसकी जो इंटेंसिटी है वो 1/3 हो गई। या दूसरे शब्दों में कहें, इन दोनों पीक्स की जो रिलेटिव इंटेंसिटी है वो 3:1 है। तो जब किसी कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में यदि हमें 2 पीक्स प्राप्त हो रही है लास्ट में, जिन्हें हम टेक्निकली कहेंगे m प्लस पीक, और ये 2 का डिफरेंस इन दोनों में, तो m, और ये सुपरस्क्रिप्ट नहीं लगाना प्लस पीक, ये यहां इसके बिल्कुल बगल में लगाना +2, m + 2 पीक प्राप्त होगी, और इनका इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगा, 3:1। ये किसका इंडिकेशन है कि दिए गए मॉलिक्यूल में, याद रखना, 1 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, एक से ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में 1 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो इस बात की गारंटी कहां से मिल जाएगी अपने को, उसके मास स्पेक्ट्रम से, कि यदि दिए गए कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में m+ और m+2 पीक प्राप्त हो रही है, उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी है 3:1, तो समझ जाइए कि उसमें 1 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में 1 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो एक से ज्यादा क्लोरीन भी हो सकते हैं, ब्रोमीन भी हो सकता है, उसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपका वीडियो थोड़ा से वो आ रहा है ना।